ब्रह्मांड के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी हम देखते हैं, छूते हैं या महसूस करते हैं, तारे, ग्रह, हम खुद, वो असल में ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान और ऊर्जा का सिर्फ 5% है। मतलब सोचिए, बाकी 95% तो अदृश्य है। इसमें से भी एक बड़ा हिस्सा, लगभग 85% द्रव्यमान ऐसा है जो दिखता नहीं, लाइट के साथ कोई इंटरैक्शन नहीं करता, पर उसका गुरुत्वाकर्षण वो पूरे ब्रह्मांड को एक तरह से थामे हुए है। और फिर एक और रहस्यमयी चीज है, एक अजीब सी ऊर्जा जो स्पेस को ही फैला रही है, और वो भी तेज रफ्तार से। तो आज हम इन्हीं छिपे हुए लेकिन बेहद शक्तिशाली घटकों, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी बताते हैं कि इन गहराइयों को समझने की एक चाबी है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, यानी CMB। तो चलिए CMB को अपना गाइड बनाते हैं और इन अनदेखी ताकतों के ताने बाने को समझने की कोशिश करते हैं। ये बिग बैंग की वो सबसे पुरानी रोशनी है जो हमें शुरुआती ब्रह्मांड की एक झलक दिखाती है। तैयार हो जाइए ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े सवालों से रूबरू होने के लिए। बिल्कुल। और ये तीनों चीजें, CMB, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। मतलब आज हम ब्रह्मांड को जैसा समझते हैं, ये उसकी नींव है। CMB सिर्फ बिग बैंग का कोई बचा हुआ सिग्नल नहीं है, बल्कि ये एक नक्शा है, समझिए, एक खाका, जिस पर इन अदृश्य चीजों ने अपनी छाप छोड़ी है। तो जब हम CMB की बारीकियों को स्टडी करते हैं, तभी हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के होने का, उनकी मात्रा का और ब्रह्मांड पर उनके असर का अंदाजा लगा पाते हैं। ये कहानी सिर्फ ये नहीं बताती कि शुरुआत में क्या था, बल्कि ये भी कि आज ब्रह्मांड ऐसा क्यों है और शायद भविष्य में कैसा होगा। तो शुरुआत इसी नींव से करते हैं, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। आखिर ये है क्या चीज? इसे बिग बैंग की गूंज या अवशेष विकिरण कहना कितना सही है? ये नाम काफी हद तक सही है। अब इसे ऐसे समझिए, जैसे ब्रह्मांड के जन्म के समय जो महाविस्फोट हुआ, बिग बैंग, ये उसकी बची हुई गर्मी या चमक है। शुरुआती ब्रह्मांड, मतलब बिल्कुल शुरुआत में, अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना था। इतना गर्म कि एटम भी नहीं बन सकते थे। सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक सूप जैसा था, और फोटॉन यानी प्रकाश के कण उसी में फंसे हुए थे, लगातार टकराते रहते थे। मतलब रोशनी कहीं जा नहीं सकती थी, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन इधर उधर बिखेर देते थे, जैसे एक बहुत घना कोहरा हो। बिल्कुल सही कहा, एक अपारदर्शी गर्म प्लाज्मा का कोहरा। लेकिन फिर ब्रह्मांड फैला, और जैसे जैसे फैला वो ठंडा होता गया। बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद तापमान गिरकर करीब 3,000 केल्विन पर आ गया। अच्छा। और ये इतना ठंडा था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर स्थिर हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु बना सकें। अच्छा, और जैसे ही परमाणु बने, फोटॉनों के रास्ते में आने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स गायब हो गए और रोशनी आजाद हो गई। मतलब वो पहली बार बिना टकराए लंबी दूरी तक जा सकती थी। हाँ बिल्कुल, ब्रह्मांड अचानक से पारदर्शी हो गया, और वो रोशनी जो उस समय हर जगह थी, वो तब से लेकर आज तक अरबों सालों से लगातार ट्रैवल कर रही है। और क्योंकि ब्रह्मांड फैलता गया है, इस रोशनी की वेवलेंथ भी खिंच गई है, जिससे ये ठंडी हो गई है। आज हम इसे माइक्रोवेव तरंगों के रूप में देखते हैं। तापमान है सिर्फ 2.7 केल्विन, मतलब परम शून्य से बस थोड़ा सा ही ऊपर, और ये पूरे आसमान में हर दिशा से आती हुई दिखती है। और इसकी खोज की कहानी भी तो बड़ी मजेदार है। 1965 की बात है शायद। 2 इंजीनियर्स थे, पेंजियास और विल्सन। हाँ, आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन। वो बेल लैब्स में एक नए माइक्रोवेव एंटीना पर काम कर रहे थे, और उन्हें लगातार एक अजीब सा शोर सुनाई दे रहा था हर तरफ से। उन्होंने तो शायद सोचा कि एंटीना में कोई गड़बड़ है, यहाँ तक कि कबूतरों की बीट भी साफ की थी, है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन वो शोर गया ही नहीं। फिर उन्हें पता चला कि पास में ही प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट, रॉबर्ट डिके, जिम पीबल्स और उनके साथ ही इसी तरह के रेडिएशंस की भविष्यवाणी कर रहे थे और उसे खोजने की तैयारी में थे। ओहो, तो पेंजियास और विल्सन ने अनजाने में ही उसे खोज लिया। हाँ, अनजाने में ही वो बिग बैंग सिद्धांत के सबसे मजबूत सबूतों में से एक से टकरा गए थे। ये खोज मतलब कॉस्मोलॉजी के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। अविश्वसनीय। लेकिन आपने कहा कि CMB में इन अदृश्य घटकों की छाप है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी तरह एक जैसा नहीं है, इसमें कुछ फर्क है।
यही सबसे जरूरी बात है। देखिए, पहली नजर में सीएमबी एकदम एक समान लगता है, तापमान हर दिशा में लगभग बराबर। लेकिन जब हम बहुत बहुत ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि इसमें तापमान के बहुत ही छोटे उतार चढ़ाव हैं। कितने छोटे? सिर्फ 1,00,000वें हिस्से जितने, मतलब 1 पार्ट इन 100,000। इन्हें तकनीकी भाषा में एनिसोट्रॉपीज कहते हैं, मतलब दिशा के साथ हल्का सा बदलाव। सिर्फ इतने से अंतर? और ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि ये मामूली उतार चढ़ाव असल में शुरुआती ब्रह्मांड में पदार्थ के घनत्व में जो छोटे छोटे अंतर थे, ये उनकी तस्वीरें हैं। समझिए कि ये वो बीज थे जिनसे गुरुत्वाकर्षण ने काम करना शुरू किया। जहां घनत्व थोड़ा सा ज्यादा था वहां पदार्थ इकट्ठा होने लगा, और जहां थोड़ा कम था वहां खाली जगह बनने लगी। अरबों सालों में यही छोटे छोटे अंतर बढ़कर आज की विशाल संरचनाएं बन गईं, गैलेक्सीज, गैलेक्सी क्लस्टर्स और उनके बीच के विशाल खाली स्थान जिन्हें वॉइड्स कहते हैं। वाह, मतलब आज हम जो कुछ भी देखते हैं उसकी नींव उन छोटे छोटे गर्म और ठंडे धब्बों में थी, और हमारे सैटेलाइट्स ने इन्हीं धब्बों का नक्शा बनाया है। बिल्कुल। सबसे पहले COB सैटेलाइट ने 90s के दशक में इन एनिसोट्रॉपीज को कंफर्म किया। नोबेल प्राइज भी मिला इसके लिए। हाँ, फिर आया WMAP और उसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्लैंक सैटेलाइट। इन्होंने तो और भी ज्यादा डिटेल्ड और सटीक नक्शे बनाए, और इन नक्शों का विश्लेषण करके ही हम ब्रह्मांड की उम्र का पता लगाते हैं। लगभग 13.8 अरब साल। उसकी संरचना, मतलब कितना साधारण पदार्थ है, कितना डार्क मैटर, कितनी डार्क एनर्जी, उसके फैलने की रफ्तार क्या है, ये सब कुछ CMB डेटा से पता चलता है। ये कॉस्मोलॉजी के लिए एक सोने की खान है, समझिए। तो CMB हमें शुरुआती ब्रह्मांड की तस्वीर देता है, और उस तस्वीर के पैटर्न से पता चलता है कि ब्रह्मांड किन चीजों से बना है। और यहीं पर डार्क मैटर का रोल आता है, सही कहा ना? क्योंकि सिर्फ साधारण पदार्थ से तो वो संरचनाएं नहीं बन सकती जो हम देखते हैं। एकदम सही। CMB के पैटर्न का जब हम विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि साधारण पदार्थ, जिसे हम बैरियोनिक पदार्थ कहते हैं, यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन जिनसे हम बने हैं, तारे बने हैं, वो कुल पदार्थ और ऊर्जा का सिर्फ 5% है। सिर्फ 5%? हाँ, सिर्फ 5%। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण का असर हम देखते हैं, चाहे वो गैलेक्सीज का घूमना हो या क्लस्टर्स का बंधा रहना, वो इससे कहीं ज्यादा है। यहीं डार्क मैटर की जरूरत पड़ती है। CMB के उतार चढ़ाव का जो पैटर्न है, उसके आकार और वो कितनी दूरी पर हैं, उसे समझाने के लिए हमें मानना पड़ता है कि ब्रह्मांड में साधारण पदार्थ से लगभग 5 गुना ज्यादा एक ऐसा पदार्थ है जो रोशनी से इंटरैक्ट नहीं करता, लेकिन जिसका गुरुत्वाकर्षण है। अच्छा, तो डार्क मैटर का पता सिर्फ CMB से ही चला या इसके और भी सबूत है? मुझे याद है कुछ गैलेक्सीज के घूमने की बात। हाँ, CMB एक बहुत मजबूत सबूत है, लेकिन अकेला नहीं। डार्क मैटर का पहला हिंट तो जैसा आपने कहा, बहुत पहले 1930 के दशक में ही मिल गया था। फ्रिट्ज विस्की नाम के एक खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कोमा क्लस्टर में गैलेक्सीज की स्पीड देखी। हाँ। और पाया कि वो इतनी तेजी से घूम रही थीं कि क्लस्टर को तो कब का बिखर जाना चाहिए था, अगर उसमें सिर्फ वही मैटर होता जो दिख रहा था। उन्होंने तभी अनुमान लगाया कि जरूर कोई डंकले मटेरी है, जर्मन में डार्क मैटर, जो एक्स्ट्रा ग्रेविटी दे रहा है। और फिर 1970s के दशक में वेरा रूबिन का काम आया, जिन्होंने अलग अलग गैलेक्सीज के बाहरी तारों की स्पीड नापी। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण काम था। वेरा रूबिन और उनके साथियों ने दिखाया कि गैलेक्सीज के बाहरी किनारे पर जो तारे हैं, वो भी लगभग उतनी ही तेजी से घूम रहे हैं जितने अंदरूनी तारे। जो कि नहीं होना चाहिए था अगर सारा मास सेंटर में होता। हाँ, न्यूटन के नियम के हिसाब से तो बाहरी तारों को धीमा हो जाना चाहिए था। इसे समझाने का सबसे अच्छा तरीका यही था कि गैलेक्सीज असल में एक बहुत बड़े अदृश्य डार्क मैटर हेलो में डूबी हुई हैं। ये हेलो दिखने वाले हिस्से से कहीं ज्यादा बड़ा है और ज्यादा भारी भी। और एक और चीज का जिक्र होता है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। वो क्या है? वो आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी का एक नतीजा है। सिद्धांत कहता है कि मास अपने आसपास के स्पेस टाइम को मोड़ देता है। तो जब किसी बहुत दूर की गैलेक्सी या क्वाज़ार से रोशनी आती है और रास्ते में किसी भारी चीज जैसे गैलेक्सी क्लस्टर के पास से गुजरती है, तो उसका रास्ता मुड़ जाता है, जैसे किसी लेंस से गुजरने पर होता है। अच्छा, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से होता है? हाँ, कुछ वैसा ही। इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। और हम ये देख सकते हैं कि रोशनी कितनी मुड़ी है। उसको नापकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बीच में कितना मास है। और बार बार यही पाया गया है कि लेंसिंग के असर को समझाने के लिए जितना मास चाहिए, वो दिखने वाले तारों और गैस से कहीं ज्यादा है। तो ये जो एक्स्ट्रा मास है, यही डार्क मैटर माना जाता है। तो CMB
गैलेक्सीज का घूमना, क्लस्टर्स का टिका रहना, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ये सब मिलकर इशारा कर रहे हैं कि डार्क मैटर है और ये ब्रह्मांड के कुल मास का लगभग 85% है। पर इसका काम क्या है? सिर्फ चीजों को पकड़कर रखना? पकड़कर रखना तो है ही, लेकिन इसकी भूमिका इससे भी ज्यादा फंडामेंटल है। डार्क मैटर ने ही असल में ब्रह्मांड में स्ट्रक्चर बनने का ढांचा तैयार किया। सोचिए, सीएमबी के समय जो घनत्व में छोटे छोटे उतार चढ़ाव थे, उनमें सबसे पहले डार्क मैटर ने ग्रेविटी का काम शुरू किया। क्यों? क्योंकि ये लाइट के प्रेशर से प्रभावित नहीं होता था। अच्छा, तो डार्क मैटर ने ग्रेविटी के कुएं बनाने शुरू किए। बाद में साधारण पदार्थ यानी गैस इन कुओं में आके गिरी, ठंडी हुई और उसी से पहले तारे बने, फिर गैलेक्सीज बनी। अगर डार्क मैटर ना होता तो साधारण पदार्थ के पास इतनी ग्रेविटी ही नहीं होती कि वो बिग बैंग के बाद इतनी जल्दी और इतनी बड़ी संरचनाएं बना पाता। तो ये सिर्फ गोंद नहीं है, ये वो नींव है जिस पर ब्रह्मांड का पूरा ढांचा खड़ा हुआ है। ये तो कमाल है। एक अदृश्य चीज ने ही सब कुछ बनाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये आखिर है क्या? किस चीज से बना है ये डार्क मैटर? कुछ पता है हमें? यही सबसे बड़ा सवाल है। अभी कॉस्मोलॉजी और पार्टिकल फिजिक्स में हम ये तो जानते हैं कि ये साधारण पदार्थ नहीं है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसा नहीं है। अगर होता तो ये लाइट से या किसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरैक्ट करता, हम इसे देख पाते, या सीएमबी पर इसका असर अलग होता। ये जरूर कोई नया एक्सोटिक कण होना चाहिए जो हमारे स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स में फिट नहीं बैठता। तो क्या कुछ अंदाजे हैं, कुछ उम्मीदवार कण? मैंने विम्प्स और एक्सियॉन्स जैसे नाम सुने हैं। हाँ, ये दो सबसे पॉपुलर उम्मीदवार हैं। विम्प्स का मतलब है वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स, यानी ऐसे भारी कण जो सिर्फ ग्रेविटी और वीक न्यूक्लियर फोर्स के जरिए ही इंटरैक्ट करते हैं। ये इसलिए दिलचस्प हैं क्योंकि पार्टिकल फिजिक्स की कुछ थ्योरीज ऐसे कणों की भविष्यवाणी करती हैं और उनकी अनुमानित मात्रा डार्क मैटर की जरूरत के आसपास बैठती है। और एक्सियॉन्स? एक्सियॉन्स बहुत ही हल्के कण हैं। ये असल में क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स की एक प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए प्रपोज किए गए थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये डार्क मैटर के भी अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। तो इन्हें खोजने की कोशिशें कैसे चल रही हैं? अगर ये दिखते नहीं और इंटरैक्ट भी बहुत कम करते हैं, तो इन्हें पकड़ें कैसे? हाँ, ये बहुत मुश्किल काम है। मोटे तौर पर 3 तरीके अपनाए जा रहे हैं। हाँ, ये बहुत मुश्किल काम है। मोटे तौर पर 3 तरीके अपनाए जा रहे हैं। पहला है डायरेक्ट डिटेक्शन। इसमें साइंटिस्ट जमीन के बहुत नीचे, मतलब गहरी खदानों में बेहद सेंसिटिव डिटेक्टर लगाते हैं। जमीन के नीचे क्यों? ताकि ऊपर से आने वाली कॉस्मिक किरणों का शोर कम हो सके, जो डिटेक्टर को डिस्टर्ब कर सकती हैं। इन डिटेक्टर्स में अक्सर क्सीनॉन या जर्मेनियम जैसे पदार्थ होते हैं। उम्मीद यह है कि कभी कभार कोई डार्क मैटर कण आएगा और इनके एटम के न्यूक्लियस से टकराएगा, जिससे एक बहुत हल्की सी एनर्जी निकलेगी जिसे डिटेक्टर पकड़ लेगा। दुनिया भर में कई बड़े एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं इस पर। अच्छा, और दूसरा तरीका? दूसरा है इनडायरेक्ट डिटेक्शन। ये इस आइडिया पर बेस्ड है कि अगर डार्क मैटर कण आपस में टकराकर नष्ट होते हैं या फिर खुद ही टूटते हैं, डीके होते हैं, तो उनसे कुछ जाने पहचाने कण निकल सकते हैं, जैसे गामा किरणें, न्यूट्रिनो या एंटी मैटर। तो साइंटिस्ट स्पेस टेलीस्कोप या जमीन पर बने टेलीस्कोप से ऐसी जगहों को देखते हैं जहां डार्क मैटर ज्यादा होने की उम्मीद है, जैसे हमारी गैलेक्सी का सेंटर या छोटी ड्वार्फ गैलेक्सीज। वो वहां से आने वाले इन खास कणों की एक्स्ट्रा मात्रा खोजने की कोशिश करते हैं। और तीसरा तरीका शायद पार्टिकल कोलाइडर्स में? हाँ, तीसरा तरीका है कि शायद हम पार्टिकल एक्सेलरेटर्स जैसे सर्न का लार्ज हेड्रोन कोलाइडर LHC में कणों को बहुत हाई एनर्जी पर टकराकर डार्क मैटर कण बना सकें। अगर ये बनते हैं तो ये डिटेक्टर से बिना निशान छोड़े निकल जाएंगे, लेकिन हम उनकी मौजूदगी का अंदाजा मिसिंग एनर्जी या मिसिंग मोमेंटम से लगा सकते हैं। तो खोज तो जोरों पर है, लेकिन अभी तक कोई पक्का सबूत हाथ नहीं लगा है। ये वाकई एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। चलिए अब ब्रह्मांड के दूसरे बड़े अदृश्य खिलाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, डार्क एनर्जी। ये तो और भी ज्यादा अजीब लगती है। इसका पता कैसे चला? हाँ, डार्क एनर्जी की कहानी थोड़ी नई है। ये 1990s के दशक के आखिरी की बात है। 2 अलग-अलग टीमें थीं खगोलवेदों की। वो दूर के सुपरनोवा देख रहे थे, खास तौर पर टाइप IA सुपरनोवा। ये खास क्यों होते हैं? क्योंकि ये एक खास तरह के तारे के विस्फोट से बनते हैं और इनकी असल चमक लगभग हमेशा एक जैसी होती है। तो इन्हें स्टैंडर्ड कैंडल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब वो जितने धुंधले दिख रहे हैं उससे उनकी दूरी का अंदाजा लगाया जा सकता है। ओके, तो उन्होंने क्या देखा जो इतना चौंकाने वाला था? उन्होंने पाया कि ये जो बहुत दूर वाले सुपरनोवा थे वो उम्मीद से ज्यादा धुंधले दिख रहे थे। ज्यादा धुंधले? मतलब
मतलब वो हमसे उम्मीद से ज्यादा दूर थे। और ये तभी हो सकता था जब ब्रह्मांड का फैलाव समय के साथ धीमा होने के बजाय तेज हो रहा हो। तेज हो रहा हो, लेकिन ग्रेविटी तो चीजों को खींचती है, उसे तो फैलाव को धीमा करना चाहिए था। बिल्कुल, यही तो चौंकाने वाली बात थी। सब यही मानकर चल रहे थे कि ब्रह्मांड में इतना सारा मैटर है, उसकी ग्रेविटी फैलाव को धीरे धीरे कम कर रही होगी। लेकिन डेटा ने ठीक उल्टा दिखाया। मतलब कोई अनदेखी ताकत है जो धक्का दे रही है, स्पेस को और तेजी से फैला रही है। और इसी को डार्क एनर्जी कहा गया। हाँ, इसी रहस्यमयी चीज को डार्क एनर्जी नाम दिया गया। और इस खोज के लिए 2011 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। और क्या सीएमबी डेटा भी इस तेजी से होते फैलाव को सपोर्ट करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। सीएमबी के जो डिटेल्ड मैप्स हैं, जब हम उन्हें गैलेक्सीज के बड़े स्केल पर डिस्ट्रीब्यूशन के सर्वे और ग्रेविटेशनल लेंसिंग के डेटा के साथ मिलाते हैं, तो वो सब मिलकर एक ऐसे ब्रह्मांड की तस्वीर बनाते हैं जिसमें लगभग 70% एनर्जी डेंसिटी डार्क एनर्जी के रूप में है। 70%? सिर्फ डार्क एनर्जी? हाँ, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हिस्सा यही है। सीएमबी के पैटर्न पर भी इसका असर दिखता है, खासकर बड़े एंगुलर स्केल्स पर। एक चीज होती है इंटीग्रेटेड सैक्स-वुल्फ इफेक्ट या आईएसडब्ल्यू इफेक्ट। आईएसडब्ल्यू इफेक्ट, ये क्या है, थोड़ा समझाएंगे? कोशिश करता हूं। देखिए, जब सीएमबी के फोटॉन अरबों साल ट्रैवल करके हम तक पहुंचते हैं, तो वो रास्ते में बड़ी बड़ी संरचनाओं जैसे सुपर क्लस्टर्स के ग्रेविटेशनल फील्ड से गुजरते हैं। ओके। अगर ब्रह्मांड सिर्फ मैटर से बना होता और उसका फैलाव धीमा हो रहा होता, तो फोटॉन जब किसी ग्रेविटी वेल कुएं में घुसता तो उसे एनर्जी मिलती, और जब निकलता तो उतनी ही एनर्जी खो देता। नेट इफेक्ट 0 होता। ओके। लेकिन क्योंकि डार्क एनर्जी फैलाव को तेज कर रही है, तो जब तक फोटॉन उस ग्रेविटी वेल से बाहर निकलता है, वो वेल थोड़ी फैल चुकी होती है, थोड़ी कम गहरी हो जाती है। नतीजा, फोटॉन निकलते समय थोड़ी कम एनर्जी खोता है, यानी उसकी नेट एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है। वो थोड़ा नीला, ब्लू शिफ्टेड हो जाता है। अच्छा, और इसका उल्टा होता है जब वो खाली जगहों से गुजरता है, तब वो थोड़ा लाल, रेड शिफ्टेड हो जाता है। तो सीएमबी मैप में बड़े स्केल पर जो तापमान के उतार चढ़ाव हैं, उनका आसपास की गैलेक्सीज के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एक हल्का सा कोरिलेशन देखा गया है, और ये आईएसडब्ल्यू इफेक्ट और डार्क एनर्जी का सबूत माना जाता है। समझ गई। तो सीएमबी भी डार्क एनर्जी की पुष्टि करता है। लेकिन फिर वही सवाल यह है, क्या ये आइंस्टाइन का कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है, जिसके बारे में उन्होंने कभी कहा था कि ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी? हाँ, ये एक लीडिंग कैंडिडेट है और सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन भी। आइंस्टाइन ने शुरू में ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, जिसे लैम्डा कहते हैं, अपने इक्वेशंस में डाला था ताकि यूनिवर्स स्टैटिक रहे, फैले नहीं। जब हबल ने बताया कि यूनिवर्स फैल रहा है, तो आइंस्टाइन ने इसे हटा दिया, अपनी भूल मानकर। हाँ, लेकिन अब जब पता चला कि फैलाव तेज हो रहा है, तो इसे डार्क एनर्जी के रूप में वापस लाया गया है। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का मतलब है कि खाली स्पेस, वैक्यूम की अपनी एक एनर्जी होती है, और इस एनर्जी का एक अजीब गुण है, इसका प्रेशर नेगेटिव होता है, जो ग्रेविटी के खिलाफ काम करता है और चीजों को दूर धकेलता है। तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गए? डार्क एनर्जी कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट ही है? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। हाँ, लैम्डा सीडीएम मॉडल, जिसमें डार्क एनर्जी को लैम्डा माना जाता है, वो अभी तक के सारे ऑब्जर्वेशन से बहुत अच्छी तरह मैच करता है। लेकिन एक बहुत बड़ी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? उसे कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट प्रॉब्लम कहते हैं। जब हम क्वांटम फील्ड थ्योरी से वैक्यूम एनर्जी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो जो वैल्यू आती है वो ऑब्जर्व की गई वैल्यू से 10 की घात 120 गुना ज्यादा होती है। 1 के आगे 120 जीरो, ये तो... हाँ, ये फिजिक्स की हिस्ट्री की सबसे बड़ी गड़बड़ियों में से एक है कि थ्योरी और ऑब्जर्वेशन में इतना ज्यादा अंतर क्यों है। हम नहीं जानते क्यों असलियत में इसकी वैल्यू इतनी छोटी है। तो क्या कोई और आइडियाज भी हैं, विकल्प? हाँ, कुछ और मॉडल्स भी हैं। एक है क्विंटेसेंस का आइडिया। ये मानता है कि डार्क एनर्जी कोई कांस्टेंट नहीं है, बल्कि एक डायनामिक फील्ड है, जिसकी एनर्जी डेंसिटी समय के साथ बदल सकती है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि शायद हमें ग्रेविटी की थ्योरी, जनरल रिलेटिविटी को ही मॉडिफाई करने की जरूरत है, खासकर बहुत बड़े स्केल्स पर। लेकिन फिलहाल लैम्डा वाला मॉडल ही सबसे सिंपल है और डेटा से सबसे अच्छा फिट होता है, भले ही हम उसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहे। तो हमने सीएमबी, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को अलग अलग समझा। अब इन सबको एक साथ कैसे देखें?
सीएमबी इन दोनों अदृश्य चीजों को कैसे जोड़ता है और हमें यूनिवर्स की पूरी तस्वीर कैसे देता है? हाँ, सीएमबी इन दोनों के असर का एक तरह से फॉसिल रिकॉर्ड है, जैसा हमने कहा। सीएमबी के तापमान में जो उतार चढ़ाव का पैटर्न है, जिसे हम पावर स्पेक्ट्रम कहते हैं, वो इस बात पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि यूनिवर्स में कितना साधारण पदार्थ है, कितना डार्क मैटर है और कितनी डार्क एनर्जी है। डार्क मैटर ने शुरुआती यूनिवर्स में ग्रेविटी के बीज बोए, जिससे साधारण पदार्थ इकट्ठा हुआ और उसमें साउंड वेव्स चली। इन्हीं वेव्स की वजह से सीएमबी पावर स्पेक्ट्रम में चोटियां, पीक्स और घाटियां बनती हैं। इन चोटियों की पोजीशन और हाइट हमें डार्क मैटर और साधारण पदार्थ की मात्रा एकदम सटीक बताती है। और डार्क एनर्जी का असर कहाँ दिखता है इस स्पेक्ट्रम में? डार्क एनर्जी का असर मुख्य रूप से यूनिवर्स के बाद के समय के फैलाव पर पड़ता है। ये पावर स्पेक्ट्रम के आकार को थोड़ा अलग तरीके से प्रभावित करती है, खासकर बड़े एंगुलर स्केल पर, जैसा हमने ISW इफेक्ट में देखा। और एक और अहम बात, डार्क एनर्जी यूनिवर्स की ज्योमेट्री को भी प्रभावित करती है कि यूनिवर्स फ्लैट है, बंद है या खुला है। सीएमबी के ऑब्जर्वेशंस बहुत मजबूती से बताते हैं कि हमारा यूनिवर्स एकदम फ्लैट है, या कम से कम फ्लैट के बहुत करीब है। फ्लैट मतलब जैसे कोई चादर? हाँ, यूक्लिडियन ज्योमेट्री वाला फ्लैट। और इस फ्लैट ज्योमेट्री के लिए जितनी टोटल एनर्जी डेंसिटी चाहिए और जो डेंसिटी हमें डार्क मैटर और साधारण मैटर से मिलती है, उनके बीच जो अंतर है वो ठीक उतना ही है जितनी डार्क एनर्जी की मात्रा हमें दूसरे तरीकों से पता चलती है। सब कुछ एकदम फिट बैठता है। तो इन सभी ऑब्जर्वेशंस, सीएमबी, सुपरनोवा, गैलेक्सी सर्वे, लेंसिंग, इन सब को मिला के ही हमारा स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी बना है, जिसे लैम्डा CDM मॉडल कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। लैम्डा CDM मॉडल, लैम्डा कोल्ड डार्क मैटर, ये मॉडल कहता है कि हमारा यूनिवर्स मुख्य रूप से दो अनजानी चीजों से बना है। लैम्डा यानी कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट डार्क एनर्जी, और कोल्ड डार्क मैटर यानी ठंडा धीरे चलने वाला डार्क मैटर, और साथ में थोड़ा सा साधारण बैरियोनिक पदार्थ। और ये मॉडल मतलब कमाल का सफल रहा है। ये सीएनबी डेटा, गैलेक्सीज का लार्ज स्केल स्ट्रक्चर, यूनिवर्स के फैलने की दर, हबल कांस्टेंट, बिग बैंग में बने हल्के एलिमेंट्स की मात्रा, इन जैसे बहुत सारे अलग अलग ऑब्जर्वेशंस को एक ही फ्रेमवर्क में बड़ी सटीकता से समझाता है। ये वाकई प्रभावशाली है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ सवाल बाकी हैं। जी, असल में हैं क्या? ये सिर्फ बताता है कि वो हैं और उनका असर क्या है, लेकिन वो बने किस चीज से हैं ये नहीं बताता। हम अभी भी नहीं जानते कि डार्क मैटर का कण कौन सा है, या डार्क एनर्जी वैक्यूम एनर्जी है या कुछ और इसके अलावा हाल के कुछ सालों में कुछ ऑब्जर्वेशंस में लैम्डा CDM मॉडल की भविष्यवाणियों और असल माप के बीच कुछ हल्के से तनाव या टेंशन्स भी देखे हैं। जैसे कि हबल कांस्टेंट की वैल्यू, उसे अलग अलग तरीकों से नापने पर थोड़ी अलग अलग वैल्यू मिल रही है। ये शायद इस बात का संकेत हो सकता है कि लैम्डा CDM मॉडल पूरी कहानी नहीं है और हमें शायद किसी नई फिजिक्स की जरूरत पड़ सकती है। तो संक्षेप में कहानी ये है, बिग बैंग की बची हुई रोशनी CMB ने हमें न सिर्फ यूनिवर्स के जन्म की तस्वीर दिखाई, बल्कि ये भी बताया कि ये यूनिवर्स ज्यादातर उन चीजों से बना है जिन्हें हम देख नहीं सकते। अदृश्य डार्क मैटर ने स्ट्रक्चर बनाया और उन्हें थामे रखा, जबकि रहस्यमयी डार्क एनर्जी पूरे स्पेस को ही और तेजी से फैला रही है। और ये दोनों मिलकर यूनिवर्स के अतीत, वर्तमान और शायद सबसे जरूरी भविष्य को तय कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इन रहस्यों को सुलझाने की खोज जोरों पर है। आने वाले सालों में और भी पावरफुल टेलीस्कोप्स और एक्सपेरिमेंट्स हमें और बेहतर डेटा देंगे। जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी का यूक्लिड मिशन है, वो अरबों गैलेक्सीज का मैप बनाकर डार्क एनर्जी के असर को बहुत सटीक तरीके से स्टडी करेगा। नासा का नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप भी कुछ ऐसा ही करेगा। चिली में वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी बन रही है, वो पूरे आसमान का सर्वे करके गैलेक्सीज की मूवमेंट और लेंसिंग का जबरदस्त डेटा देगी। और CMB के लिए भी नए एक्सपेरिमेंट्स होंगे। हाँ, जमीन पर साइमन्स ऑब्जर्वेटरी और CMB S4 जैसे प्रयोग CMB का और भी ज्यादा सेंसिटिव मैप बनाएंगे। इनसे शायद हमें शुरुआती यूनिवर्स के इन्फ्लेशन पीरियड और न्यूट्रिनो के मास के बारे में भी कुछ पता चल सके। और जाहिर है, डार्क मैटर कणों को सीधे या इनडायरेक्टली खोजने के प्रयोग तो चलते ही रहेंगे। ये तो बहुत ही रोमांचक भविष्य लग रहा है। हर नई खोज हमें ब्रह्मांड को समझने के थोड़ा और करीब ले जाती है, भले ही हर जवाब के साथ कुछ नए सवाल भी खड़े हो जाते हैं। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने को एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाते हैं, जो हमारी आज की चर्चा से ही निकलता है। हमने सुना कि डार्क एनर्जी की वजह से यूनिवर्स का फैलाव तेज हो रहा है। भविष्य में दूर की गैलेक्सीज इतनी तेजी से हमसे दूर चली जाएंगी कि उनकी रोशनी हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। वो हमारे देखने की सीमा से ही बाहर हो जाएंगी।
अब सोचिए अरबों खरबों साल बाद जब यूनिवर्स आज से कई ज्यादा बड़ा, खाली और ठंडा हो चुका होगा, उस बहुत दूर के भविष्य में अगर कोई देखने वाला हो, कोई पर्यवेक्षक, तो उसे ब्रह्मांड कैसा दिखेगा? अगर सीएमबी की रोशनी भी इतनी खिंच चुकी हो कि उसे डिटेक्ट करना नामुमकिन हो जाए और बाकी गैलेक्सीज भी नजर से गायब हो चुकी हों, तो क्या वो पर्यवेक्षक कभी जान पाएंगे कि उनका यूनिवर्स एक बिग बैंग से शुरू हुआ था? क्या वो डार्क मैटर या डार्क एनर्जी के होने का कोई अंदाजा लगा पाएंगे? या वो ये सोचेंगे कि वो एक लगभग खाली स्थिर यूनिवर्स में बिल्कुल अकेले हैं। ये सोचना थोड़ा अजीब सा लगता है कि शायद ब्रह्मांड का सारा ज्ञान हमेशा के लिए उपलब्ध ना हो।